Hello class, today we will do chapter 12 Earth, Sun and Moon. ये चैप्टर एक ऐसा है जो काफ़ी रिलेट करता है आपकी पुरानी नॉलेज से, यानी कि आप काफ़ी कुछ जानते हैं हमारी अर्थ के बारे में, सन के बारे में और मून के बारे में। तो चलिए इस चैप्टर में हम कुछ पुरानी चीज़ें रिवाइज करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। The planet Earth on which we live is a huge ball revolving around the sun. Earth revolves at a rate of 1,08,000 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए ज़रा अर्थ क्या है। अर्थ एक ह्यूज बॉल है, बड़ी सी बॉल है जो सन के आसपास चक्कर लगा रही है। इसके अलावा कितनी स्पीड से मूव करती है? 1,08,000 किलोमीटर की रफ्तार से, किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये मूव करती है। Scientists believe that Earth was formed millions of years ago from a huge cloud of dust and gases floating in space. Over a period of time, it cooled and hardened. Earth's surface cooled and formed a crust. But the inside of Earth is still bubbling hot, molten. Even today, our planet is in the process of cooling. तो साइंटिस्ट्स का मानना है कि जो हमारी अर्थ है ये बहुत टाइम पहले ही बन गई थी। काफ़ी गर्म थी ये शुरुआत में, पर धीरे धीरे ये ठंडी हुई। इसका जो ऊपर का सरफेस है, क्रस्ट, वो ठंडा हो चुका है। पर अभी भी अगर हम अर्थ के बीच की बात करें, ये देखिए, ये जो हमारा क्रस्ट है ये तो ठंडा हो चुका है जिस पर हम रह रहे हैं। पर अगर हम अंदर के सरफेस की बात करें तो देखिए अभी भी इसके अंदर गर्म है, काफ़ी टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है इसमें। मॉल्टन की फॉर्म में यहाँ पर आपको मिनरल्स मिलेंगे। Earth is not a perfect sphere. It is slightly flattened at the poles and bulges at the equator. तो देखो अर्थ पूरी तरीके से गोल नहीं है। अर्थ कैसी है? बीच से थोड़ी सी फूली हुई है और ऊपर से थोड़ी सी, ऊपर और नीचे से थोड़ी सी फ्लैट है। It has a diameter of 12,000 kilometers at the equator. Scientists believe that Earth is about 55 lakh years old. कितनी पुरानी है हमारी अर्थ? हमारी अर्थ 55 लाख साल पुरानी है लगभग। It is about 150 million kilometers away from the sun. अब स्ट्रक्चर क्या है? तो स्ट्रक्चर है, इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसके स्ट्रक्चर को। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट सबसे ऊपर वाला पार्ट, मेंटल बीच वाला पार्ट और कोर सबसे अंदर वाला पार्ट। The crust, it is the outermost layer of Earth on which we live. There are high mountains, deep valleys, plains and deep oceans on Earth's crust. तो जिस पर हम रह रहे हैं वो है आपका क्रस्ट। यस, तो हम कहाँ रह रहे हैं? क्रस्ट पर। जितने भी माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, प्लेन्स हैं, ओशियंस हैं, ये सब कहाँ हैं? हमारी अर्थ के क्रस्ट पर। Plants, animals and humans live on the crust. The crust is the thinnest layer, बहुत पतली लेयर है ये। At its thickest, the crust is about 31 kilometers thick. Silicon, aluminium, calcium, sodium and potassium are found in the crust. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि हमें क्रस्ट में क्या क्या मिलता है। हमें क्रस्ट में सिलिकन मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, कैल्शियम मिलता है, सोडियम मिलता है और पोटेशियम मिलता है। अब हम बात करते हैं बीच की लेयर की, दैट इज मेंटल। इट लाइज बीनीथ द क्रस्ट, तो क्रस्ट के नीचे है मेंटल। The outer mantle consists of hard rocks and it merges with the crust. The inner mantle consists of molten rocks called magma. When a volcano erupts, magma comes out to the surface in the form of lava. तो देखिए ज़रा इसके अंदर क्या है? मैग्मा। ओके, इसके अंदर बड़ी ही गरम गरम गैसेस हैं। ओके, इसके अंदर मॉल्टन फॉर्म में आपके मिनरल्स हैं और इन सबको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा। जब वॉल्केनो फटता है, जब आपका ज्वालामुखी फटता है, तो जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसके अंदर से बहुत सारा बाहर निकलता है मॉल्टन मैग्मा, और जब वो बाहर निकल जाता है तो हम उसको बोलते हैं लावा। इट इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर्स थिक। सिलिकन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम कैन बी फाउंड इन द मेंटल। ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, मेंटल में क्या क्या मिलेगा? सिलिकन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम। अब हम बात करते हैं सबसे छोटे वाले अंदर वाले हिस्से की, दैट इज कोर। द कोर इज द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। इट इज अबाउट 6900 किलोमीटर्स अक्रॉस। द कोर इज वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब मेंटल वाले हिस्से से भी ज़्यादा गर्म है ये।
It consists of two layers, the outer core and the inner core. The outer core is in the liquid state that contains iron and nickel. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कोर के भी दो लेयर्स हैं, एक है आपकी आउटर कोर, एक है आपकी इनर कोर। आउटर कोर में आपको निकल और आयरन मिल सकता है। द इनर कोर इज़ अ हॉट बॉल ऑफ सॉलिड आयरन। जबकि आप थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो आपको आयरन मिलेगा पर सॉलिड फॉर्म में। अब कुछ बात करते हैं हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। सो लैंड कवर्स अबाउट 30% ऑफ अर्थ सरफेस। द लैंड इज डिवाइडेड इंटू 7 ह्यूज पीसेस कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। तो कौन कौन से हैं वो कॉन्टिनेंट्स? अफ्रीका, एंटार्क्टिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। वाटर कवर्स अबाउट 70% ऑफ अर्थ सरफेस। सबसे ज़्यादा हमारी अर्थ पर क्या है? पानी, तभी तो हम उसे ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। दिस वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस, रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर। तो हमारी अर्थ पर पानी किस किस तरीके से प्रेजेंट है? ओशियंस में पानी है, रिवर्स में पानी है, लेक्स में पानी है। द 4 मेजर वाटर बॉडीज ऑन अर्थ आर द पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आपको मैंने बता दिए कॉन्टिनेंट्स और इसके अलावा मैंने आपको बता दिए ओशियन। द सराउंड द कॉन्टिनेंट्स, सम वाटर इज फ्रोजन। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर लार्ज आइस शीट्स इन द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक रीजन्स। इसके अलावा आपको पता है पानी जमे हुए फॉर्म में भी है हमारी अर्थ में, जैसे कि ग्लेशियर्स हो गए, आपके माउंटेन्स हो गए, उन पर जो बर्फ़ जमी हुई है वो भी तो पानी से ही जमी है। ओके, इसके अलावा एंटार्क्टिक और आर्कटिक रीजन में जो भी सफ़ेद चादर बिछी हुई है स्नो की, वो भी किसकी है? पानी की। यस, ऑफ कोर्स। 20% ऑफ द लैंड इज डेजर्ट। दे आर द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ। इसके अलावा आप 20% जो लैंड है वो आपकी रेगिस्तान है, ये बिल्कुल सूखी हुई ज़मीन है। नियर द इक्वेटर इट इज़ हॉट एंड इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे। जितना ज़्यादा आप इक्वेटर के पास जाते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा गर्मी बढ़ती जाएगी और उतनी ही बारिश होती है वहाँ पर। द फर्दर वी गो फ्रॉम द इक्वेटर द कोल्डर इट गेट्स। द पोल्स आर द कोल्डेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ। ये देखिए, ये रही हमारी प्यारी सी ब्लू प्लैनेट यानी कि अर्थ। ये दिख रही है आपको, ये वाली जो लाइन दिख रही है, दिस इज इक्वेटर। ये हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ये जितने भी आपको ये कलरफुल ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये सब आपके कॉन्टिनेंट्स हैं। ओके, ये सब आपके कॉन्टिनेंट्स हैं। ये देखिए, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, दिस इज अफ्रीका, दिस इज एशिया, ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए, दिस इज अंटार्कटिका। ओके, अब ये जितना भी आपको ये दिख रहा है ना ब्लू कलर का, दिस इज वाटर। अब देखिए, हम इसमें ओशियंस देखेंगे। इसमें आपको दिखेगा इंडियन ओशियन, दिस इज अटलांटिक ओशियन, this is South Atlantic and this is North Atlantic. Sorry, this is North Atlantic, this is South Atlantic. Okay, इसके बाद यहाँ पर देखिए पैसिफिक ओशियन। ओके, दिख गए ना आपको ओशियंस? यस। अब आप जितना ज़्यादा इक्वेटर के पास आएंगे, भाई देखो भाई सूरज की रोशनी यहाँ से पड़ रही है, ये देखो सन की रेज इस तरीके से पड़ रही है। सबसे ज़्यादा गर्मी किस रीजन पर पड़ेगी? इक्वेटर के पास वाले एरिया पर। देखो, जब इक्वेटर पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो बारिश भी ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर मॉडरेट होता जाएगा। पर जब आप और दूर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे सबसे ऊपर या फिर जाएंगे सबसे नीचे, तो यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ पाएगी, जिसकी वजह से ज़्यादातर ये वाला एरिया नॉर्थ पोल और साउथ पोल जमा हुआ रहता है। ओके, ये देखिए, द सन। द सन इज द स्टार इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम के बीच में कौन है? सन। और सन एक क्या है? स्टार। इट इज़ अ हॉट बॉल ऑफ गैसेज दैट गिव्स ऑफ ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट। लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। द सोलर सिस्टम ऑल्सो कंटेन्स प्लैनेट्स, कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स। तो देखो, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स होते हैं, सन है, इसके अलावा आपको उसमें कॉमेट्स भी मिलेंगे, एस्टेरॉइड्स भी मिलेंगे। और अगर हम अपनी अर्थ की बात करें तो हमारी अर्थ पर लाइट और हीट के लिए हम पूरी तरीके से सन पर डिपेंड हैं। दे ऑल ऑर्बिट और ट्रैवल अराउंड द सन।
अर्थ ऑर्बिट्स द डिस्टेंस ऑफ अबाउट, ओहो देखो कितना बड़ा किलोमीटर है ये तो, देखो है ना, ये देखो ये वैल्यू, चलिए काउंट करके बताइएगा कितना है ये, बताइए बताइए। यस, इट्स 15 करोड़ किलोमीटर्स। The closest star to Earth outside the solar system is about 250,000 times farther away than the Sun is. That is why the Sun is by far the brightest object in the sky. The Sun is the largest object in our solar system. सबसे बड़ा object है Sun हमारे solar system का. It has a diameter of about 13,92,000 kilometers. This is about 109 times bigger than Earth's diameter. ओहो 109 बार ज़्यादा है हमारे अर्थ के डायमीटर से। कितना बड़ा है ना सन। The sun consists mostly of the gases hydrogen and helium. इसको अंडरलाइन करिए कि सन पर कौन सी गैसेज है, हाइड्रोजन एंड हीलियम. हाइड्रोजन is packed in tightly at the core. The extremely high pressure at the core causes hydrogen to convert into helium with the release of huge amounts of energy. तो इसको भी अंडरलाइन करिएगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रेशर वाला एरिया है सन का, दैट इज कोर. तो कोर में क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस है वो किस में कन्वर्ट होती है, हीलियम गैस में, जिसकी वजह से आपको इतनी अमाउंट में एनर्जी मिलती है. आप सोच सकते हो जब हम पूरा सूरज चमकता है गर्मी में तो वो इतनी गर्मी करता है, तो सोचो सूरज अपने आप में कितना गर्म होगा. बिल्कुल गर्म तो है, बहुत गर्म है. क्यों गर्म है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है. दिस एनर्जी रीचेज अस इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट. द कोर इज वेरी हॉट, रीचिंग अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट, ओहो देखो ये तो भाई बड़ी बड़ी वैल्यूज है. देखो कितना डिग्री सेल्सियस है, बताइए चलिए अपनी बुक में काउंट करके बताइए. इट इज़ 1,56 लाख डिग्री सेल्सियस. इतना ज़्यादा टेम्परेचर है सन के कोर का. द सन हैज़ बीन शाइनिंग फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. इट इज़ नाउ मोस्टली हाइड्रोजन विद सम हीलियम. बिलियंस ऑफ ईयर्स इन द फ्यूचर द सन विल यूज अप ऑल इट्स हाइड्रोजन फ्यूल. इवेंचुअली इट विल स्टॉप शाइनिंग. तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये इसी तरीके से चमक रहा है और अभी आगे बिलियंस ऑफ ईयर्स अभी ये चमकेगा. उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब इसके ऊपर जितनी भी ये हाइड्रोजन है जिसको कन्वर्ट करके हीलियम में ये अपनी एनर्जी को बना रहा है सन, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी और तब सूरज चमकना बंद कर देगा. पर ये इतनी जल्दी नहीं होगा, इसको अभी बहुत करोड़ों साल लगेंगे. द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज अबाउट 6,000 डिग्री सेल्सियस. समटाइम्स कूलर डार्कर पैचेस कॉल्ड सन स्पॉट्स अपीयर ऑन इट्स सरफेस. तो सन स्पॉट्स, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये ऐसे डार्क पैचेस हैं जो हमें सूरज में देखने को मिलते हैं. Sometimes great blasts of energy called solar flares erupt from the atmosphere of the sun. अब हम बात करेंगे बड़े ही शांत स्वभाव की, यानी कि मून की. बड़ा धीरे धीरे से चमकता है, रात को चमकता है, रोशनी करता है. सो मून. द मून इज अ लार्ज नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अर्थ. द मून इज मेड मोस्टली ऑफ रॉक्स. मून किससे बना हुआ है, रॉक से. इट्स सरफेस इज़ वेरी अनइवन. एक जैसा सरफेस नहीं है, बहुत सारे गड्ढे हैं इसके अंदर, बहुत सारे माउंटेन्स हैं. इट इज़ अ ड्राई एंड डस्टी प्लेस कवर्ड विथ प्लेन्स, माउंटेन्स एंड क्रेटर्स. क्रेटर्स का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े गड्ढे. क्रेटर्स आर ह्यूज डिचेज दैट वर फॉर्म्ड व्हेन ह्यूज पीसेज ऑफ रॉक कॉल्ड मीटियोराइट्स crashed on the moon surface. अब आप बोलेंगे मैम ये गड्ढे बने कैसे, तो ये गड्ढे बने जब मीटियोराइट्स टकराए मून के सरफेस से. जब मून के सरफेस से मीटियोराइट्स टकराए तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े गड्ढे कर दिए मून के सरफेस पर. द मून इज अबाउट अ क्वार्टर द साइज ऑफ अर्थ. इट्स डायमीटर इज अबाउट 3,500 किलोमीटर्स. देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून. मून पर किसी भी तरीके का एटमॉस्फेयर नहीं है. सो इट इज़ वेरी हॉट where the sunshine falls. During the daytime, its surface temperature averages about 107 डिग्री सेल्सियस. दिन के समय में इसका जो टेम्परेचर होता है वो 107 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि रात में मून का टेम्परेचर -153 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. मतलब समझ सकते हो कितनी सर्दी हो जाती है. जब हमारा सर्दी का टाइम था अभी तो टेम्परेचर हो जाता था 12, 13, 14,
ठीक है, 12 डिग्री सेल्सियस, 13 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस। तो सोचो -153 डिग्री सेल्सियस कितना ठंडा हो जाएगा, है ना। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ इज अबाउट 3,84,400 kilometers. The moon's gravity pulls the planet Earth towards it. Its gravity is too weak to affect the whole planet Earth. However, it does not make the water on Earth move. It pulls the water on Earth towards it, causing high tides and low tides in seas and oceans. तो जो मून है वो हमारी अर्थ पर ग्रेविटी का फोर्स लगाता है, यस, अपने तरफ खींचता है, पर इतनी ज़्यादा उसकी ग्रेविटी की पावर नहीं है, इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, उसकी ताकत बहुत कम है, जिसकी वजह से वो हमारी पूरी अर्थ को तो अपनी तरफ नहीं खींच पाता। पर हाँ, हमारी अर्थ पर जो पानी है ना, उसके मूवमेंट में ज़रूर वो अपना कंट्रीब्यूशन करता है। यानी कि मून की जो ग्रेविटी है उसी की वजह से हमारे सीज और ओशियन में हाई टाइड्स और लो टाइड्स हमें देखने को मिलते हैं। The moon's gravity is 1/6 of Earth's gravity. So an object on the moon will weigh 1/6 of its weight on Earth. तो देखिए, अगर आप यहाँ पर 60 किलो के हैं ना और आप मून पर चले जाएं तो आप वहाँ पर सिर्फ 10 किलो के रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर आप 60 किलो के हैं तो वहाँ पर आप सिर्फ 10 किलो के रह जाएंगे। उसका रीज़न क्या है कि मून की जो ग्रेविटी है वो 1/6 है अर्थ से। ओके, तो इसको डिवाइड कर दीजिए 6 से, कितना हो गया? यस, 10 kg। तभी तो आपने देखा है कि मून को जब भी दिखाते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को दिखाते हैं तो वो उड़ते हुए दिखाते हैं। उड़ने का मतलब ऐसा नहीं वो उड़ रहे थे, पर वो ज़मीन पर अपने पैर नहीं टिका पा रहे थे क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर वेट इज़ 30 kg ऑन अर्थ, इट विल बी 5 kg ऑन द मून। तो देखो, इस बार इन्होंने लिया एग्जाम्पल 30 kg का, डिवाइड कर दीजिए 6 से, क्या हुआ? 5 kg। यानी अगर आप अर्थ पर 30 किलो के हैं तो वहाँ जाके आप हो जाएंगे 5 किलो के। दिस मेक्स लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स ईजियर ऑन द मून। नाउ लाइक द प्लैनेट्स, द मून हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो प्लैनेट्स की तरह मून के भी 2 तरीके के मूवमेंट्स हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। द मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। It takes the moon about 27 days to make one trip around the earth. तो जो मून है वो हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमता है और इसको 27 दिन लगते हैं इस दिन को, इस पूरे रेवोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए। The moon also rotates about its axis. तो बिल्कुल हमारी अर्थ की तरह, जैसे हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर भी घूमती है, इसी तरीके से मून भी अपने एक्सिस पर घूमता है। It completes one rotation in about 27 days. The same time it takes to complete one revolution. For this reason, the same side of the moon always faces Earth. तो इसको कितना टाइम लगता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में? 27 डेज। 27 डेज ही इसको रेवोल्यूशन के लिए लगते हैं, 27 डेज ही इसको रोटेशन के लिए लगते हैं। इसी वजह से हमें मून की हमेशा एक ही साइड देखने को मिलती है। नाउ फेसेस ऑफ द मून। तो देखिए, फेजेस ऑफ द मून आपने देखा होगा कि मून कभी देखिए आपको इस शेप का नज़र आएगा, कभी इस शेप का नज़र आएगा, कभी आपको पूरा मून नज़र आएगा और उसके बाद दोबारा से मून का साइज कम होने लगेगा। तो इनको हम बोलते हैं फेजेस ऑफ द मून। व्हेन व्यूड फ्रॉम अर्थ, द मून लुक्स डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स। दीज वेरिंग अपीयरेंसेस ऑफ द मून आर कॉल्ड इट्स फेसेस। समटाइम्स द मून लुक्स लाइक अ फुल सर्कल। एट अदर टाइम्स it appears as only a thin slice or looks completely dark. However, the moon's shape does not change. It just looks that way from Earth. ऐसा नहीं है कि कभी जो आपका मून है वो टूट जाता है और कभी जुड़ जाता है। मून हमेशा उतना ही है। ये सिर्फ उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि मून की खुद की कोई लाइट नहीं है। इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। तो सन की रोशनी जितने सरफेस पर पड़ेगी उतना ही रिफ्लेक्शन होगा। पोजीशन चेंज होगी, सन का रिफ्लेक्शन चेंज होगा, तो आपको अलग अलग फेसेस मून के देखने को मिलेंगे। सो दिस कॉजेज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इल्यूमिनेटेड मून टू बी विजिबल फ्रॉम अर्थ। अब हम बात करते हैं इक्लिप्सिस की। इक्लिप्सिस का मतलब होता है जो आपके ग्रहण पड़ते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ल्यूनर एक्लिप्स की। A lunar eclipse occur on a full moon night. तो किस दिन होता है, इसको अंडरलाइन करिएगा। ल्यूनर एक्लिप्स होता है फुल मून वाले दिन, जब आपका चांद निकला होता है उस दिन होता है आपका ल्यूनर एक्लिप्स।
सो अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। होता क्या है, देखो इसमें बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सन है आपके पास, मून है, और जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है तो क्या होता है, यस, ल्यूनर एक्लिप्स। सो अर्थ कास्ट्स अ शैडो ऑन मून। When the moon is completely in the shadow of the earth, it is called total lunar eclipse। और जब अर्थ पूरी तरीके से रोशनी को कवर कर लेती है और चांद पर रोशनी नहीं जा पाती तो इसको हम बोलते हैं टोटल ल्यूनर एक्लिप्स। As the moon revolves around it, it moves away and sometimes only a part of it is hidden by the shadow of the earth। कई बार क्या होता है कि जब मून मूवमेंट करता रहता है और वो सूरज की रोशनी कुछ कुछ ले लेता है और कुछ कुछ जो अर्थ है उसकी छाया पड़ रही होती है मून पर, तो हम उसको बोलते हैं पार्शियल लूनर एक्लिप्स। नाउ सोलर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण, सॉरी सूर्य ग्रहण। अ सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन अर्थ एंड द सन। इसमें क्या होता है, पहले अर्थ बीच में आई थी, अब कौन बीच में आएगा, मून। If they are in a straight line, the moon will block out the sunlight from reaching earth. In other words, the moon casts a shadow on earth। होगा क्या, देखिए जब मून बीच में आ जाएगा तो मून अपनी शेडो अर्थ पर डालेगा, मून की परछाई डलेगी अर्थ पर। If the sun is completely hidden, it is called total lunar eclipse, total solar eclipse. If the sun is only partially hidden, it is called partial solar eclipse. Now humans on the moon. Humans on the moon. People have observed the moon since ancient times. In the 1600s, the invention of the telescope allowed people to study the moon more closely. तो देखो मून पर काफ़ी टाइम से लोगों की नज़र है, ओके, और बहुत टाइम पहले से ही लोग मून को देखते थे, और जब टेलीस्कोप का इन्वेंशन हो गया तो लोग मून के और करीब आ गए, और करीब से जाना मून को। On 21st July, an American spacecraft Apollo 11 landed on the moon। और ये सपना पूरा हुआ 21 जुलाई को। 21 जुलाई 1969 को एक अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 सबसे पहली बार लैंड हुआ मून पर। It was a historical day for mankind. Neil Armstrong was the first man to step on the moon, followed by Edwin Aldrin। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, सबसे पहले इंसान थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिन्होंने अपना कदम रखा मून पर। Michael Collins remained in the spacecraft that orbited the moon. They collected samples of rock and dust to study more about the moon। इन्होंने क्या किया कि कुछ सैंपल लिए रॉक्स के, डस्ट के, जिससे ये स्टडी करें मून को। Now satellites. A satellite is a small object that revolves around a larger object in space. Satellites can be natural or artificial। तो हमारी नेचुरल सैटेलाइट का नाम क्या है, मून। तो ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम एक्सेप्ट मर्करी एंड वीनस हैव नेचुरल सैटेलाइट्स। तो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, इन 8 प्लैनेट्स में मर्करी और वीनस को छोड़कर बाकी सारे प्लैनेट्स की खुद की नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। द मून इज अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। और हमारे अर्थ की सैटेलाइट कौन सी है, नेचुरल, मून। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की, यानी ऐसी सैटेलाइट्स जो कि मैन मेड हैं, इंसानों ने बनाई हैं, ओके। तो हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्यों चाहिए होती है, हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स चाहिए होती हैं वेदर जानने के लिए। देखिए वेदर सैटेलाइट्स, ओके, मौसम कैसा है, कहाँ कैसा मौसम है, कहाँ साइक्लोन आने वाला है, कहाँ सुनामी आ सकता है, इसके अलावा गर्मी कितनी पड़ेगी, सर्दी कितनी पड़ेगी, कब बारिश हो सकती है, सनी डे रहेगा या क्लाउड रहेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पर मिलती है। तो गूगल पर कहाँ से आती है, वेदर सैटेलाइट्स के थ्रू। इसके अलावा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स यानी कि ऐसी सैटेलाइट्स जो कि हमारी कम्युनिकेशन में मदद करती हैं, यानी देखो हम फ़ोन कर पाते हैं, हम इंटरनेट सर्विसेज को यूज़ कर पा रहे हैं, ओके। इसके अलावा हमारे टीवी में चैनल्स आते हैं, तो ये सब आते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की वजह से। अब है आपकी साइंटिफिक सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट्स ऐसी हैं जो कि साइंटिस्ट्स की मदद करती हैं स्टडी के लिए, फिर चाहे वो अर्थ का सरफेस हो, चाहे वो यूनिवर्स को सर्च करना चाहते हो, ओके, या फिर वो यूनिवर्स में होने वाली एक्टिविटीज़ को स्टडी करना चाहते हो। इन सब चीज़ों के लिए दे यूज साइंटिफिक सैटेलाइट्स। आर्यभट्ट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड इन 1975। इसको अंडरलाइन करिएगा, हमारे इंडिया की सबसे पहली जो सैटेलाइट थी वो थी आर्यभट्ट। Since then, India has launched a number of other satellites that include Chandrayaan first, launched in 2008, and Mars Orbiter mission launched in 2013.
तो पहला था आर्यभट्ट और उसके बाद काफ़ी सारी सैटेलाइट्स इंडिया ने लॉन्च की, जिसमें रिसेंट की बात करी गई है 2008 में चंद्रयान फर्स्ट और 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन। India has 15 operational communication satellites consisting of the INSAT and GSAT series of satellites. Navigation with Indian constellation is an indigenous satellite-based navigation system developed by India, similar to the GPS of the United States. तो देखिए ये सारी की सारी सैटेलाइट्स आपको स्टडी करनी है, ये हमारी इंडिया की सैटेलाइट्स हैं. Now we have completed with the chapter. You can do the exercises of this chapter as well as the question answers of this chapter. Okay, if you have any doubt, you can post your doubt on the WhatsApp group and we can discuss your doubt over there. Next class में हम करेंगे next chapter. Till then, bye bye.